नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीसी जाट। कई दिनों से मेरे मस्तिष्क में एक विचार आ रहा था कि मैं क्यों न भूगोल विषय को एक सरल शब्दों में आपके साथ एक परिभाषित करते हुए इसके इतिहास को शेयर करूं। अब तक के किसी भी विषय की अगर हम बात लेते हैं तो हम केवल उसके अब तक के जो विकास का इतिहास रहा है उसमें जिन जिन विद्वानों ने उनकी सटीक परिभाषाएं दी हैं, जिन्हें सर्वमान्य माना गया है, वह पढ़कर हम उसको परिभाषित कर लेते हैं। ऐसा ही भूगोल में हुआ। अब तक जितने भी विद्वान आए, प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल में, उन विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं से ही हम भूगोल विषय को समझते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेरा मानना थोड़ा सा इससे अलग है। उन्होंने तत्कालीन समय में जिस रूप में भौगोलिक ज्ञान को समझा, उस रूप में उन्होंने उससे भूगोल की परिभाषा बताकर हमारे सामने पेश किया। लेकिन मैं अब तक के मेरे 20 वर्षों के जो अध्ययन अध्यापन का जो अनुभव है उसके आधार पे आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आपको भूगोल को समझना है तो आपको सबसे पहले अपने चारों ओर का जो सराउंडिंग्स है उसको समझना होगा। अगर आप सराउंडिंग्स को नहीं समझ पाएंगे तो भूगोल को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भूगोल में सभी तरह की जो परिघटनाएं हैं वह हमें कुछ न कुछ ज्ञान उन परिघटनाओं के द्वारा समझाने का प्रयास करती है। हम शब्दों में पिरो करके किसी विषय को नहीं समझ सकते। वो हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में भी बैठना चाहिए। हमारे अंदर एक भौगोलिक सूझ, जिसे ज्योग्राफिकल सेंस कहते हैं, वह डेवलप होना चाहिए। उसके बिना हम भूगोल को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो सराउंडिंग्स के बारे में हमें समझना ज़रूरी है। क्यों? कि हमारे जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क को हम सराउंडिंग्स को जब भी समझ पाएंगे जब इसको एक्सप्लोरर बनाएंगे। मैं एक बात कहता हूँ कि आप हमेशा अपने मस्तिष्क को खोजी बनाइए। बच्चा जैसे इस प्रकृति में आता है और वो धीरे धीरे इस प्रकृति में चारों तरफ प्राकृतिक तत्वों के साथ में अपना संपर्क बढ़ाता है, तो उसका मस्तिष्क डेवलप होता जाता है और उस दिमाग को वो खोजी बनाता है। उसी प्रकार से हमें भी अगर भूगोल को समझना है तो हमें हमारे मस्तिष्क को खोजी बनाना होगा। इसके बिना हम भूगोल की 4 लाइन की परिभाषा से हम भूगोल को नहीं पढ़ पाएंगे। उसे हम याद ही कर सकते हैं, उसकी व्याख्यात्मक जो दृष्टि है वह हम नहीं समझ पाएंगे। इसी व्याख्यात्मक दृष्टि को समझने के लिए अब तक अनेक भूगोलवेत्ताओं ने काफ़ी प्रयास किया है और इस संदर्भ में विद्वानों ने भूगोल की अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं। इस संदर्भ में मैं आपको एक जो परिभाषा है जो दी गई है परिभाषित करने के लिए, उस व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा और वह व्यक्ति था विलियम पैटिसन। आपने में से बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा। विलियम पैटिसन अमेरिका के विद्वान थे और उन्होंने विलियम पैटिसन ने 1963 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ओहियो स्टेट के अंदर। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे पहले उन्होंने भूगोल को समझने के लिए उसकी 4 जो परंपराएं थी, द 4 ट्रेडिशन ऑफ द ज्योग्राफी, जिन्हें आगे जाके हमने कई जगह भूगोल की 4 थीम्स भी कहा गया, इन्हें थीम्स भी कहा गया। उन्होंने 4 इसकी ट्रेडिशन बताई हैं और इन ट्रेडिशन को सबसे पहले इन्होंने पेश किया था 29 नवंबर 1963 को ओहियो स्टेट के अंदर जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। और वो कॉन्फ्रेंस थी नेशनल काउंसिल ऑफ ज्योग्राफिक एजुकेशन कोलंबस के द्वारा। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने 4 परंपराएं दी हैं। इन परंपराओं में सबसे पहली परंपरा है स्पाशियल ट्रेडिशन। स्पाशियल ट्रेडिशन स्थानिक परंपरा। और दूसरी है एरिया स्टडी ट्रेडिशन, यानी क्षेत्र अध्ययन परंपरा। और तीसरी है मैन लैंड ट्रेडिशन, मानव भूमि परंपरा। और चौथी है भूमि विज्ञान यानी भूविज्ञान या पृथ्वी विज्ञान परंपरा, अर्थ साइंस ट्रेडिशन। इन 4 चीज़ों को यदि हम समझ पाए तो हम भूगोल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसे हम आपके साथ में मैं शेयर करना चाहूँगा एक अलग अलग उदाहरणों के साथ में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, जो पहली परंपरा है वह है स्पाशियल ट्रेडिशन। यानी स्पेस को यदि आप नहीं समझ पाओगे, स्पेस और स्पेस के साथ जो उसकी सराउंडिंग्स है उसको हमें समझना होगा। तो अवस्थितिक परंपरा भी कहते हैं इसे, लोकेशनल ट्रेडिशन भी कहा गया है। और इसमें हम इसको समझने के लिए, इसे पढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को इसमें सम्मिलित करते हैं, जिनमें से सबसे पहला है मैपिंग। यानी हम किसी भी क्षेत्र को समझेंगे तो उसकी मैपिंग, उसे लोकेशन देखने के लिए उसकी मैपिंग ज़रूरी है। उसके बाद में दूसरी जो पॉइंट है वह है स्पाशियल एनालिसिस। हम परस्पर दो जो क्षेत्र हैं उनका स्थानिक तुलनात्मक दृष्टि से उनका विश्लेषण उसमें सम्मिलित करेंगे। तीसरा जो बिंदु था इसके अंदर जिसे हमें समझना था वह है बाउंड्री और डेंसिटीज़, यानी उसकी सीमाएं, उस क्षेत्र की सीमाएं क्या है और उसका घनत्व क्या है।
और उसमें मूवमेंट क्या है और वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। इसके बाद मात्रात्मक विधियाँ और उसके उपकरण भी होते हैं, जैसे कंप्यूटरीकरण है। कंप्यूटरीकरण के साथ में ही हमें क्वांटिटेटिव मेथड जैसे जीआईएस है उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके बाद सेंट्रल प्लेसेज, उस क्षेत्र के अंदर कौन कौन से किस रूप में हम समझे तो हमें सेंट्रल प्लेसेज को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और उसके बाद इसका एरियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इस क्षेत्र का, उसे सम्मिलित करते हुए हमें इसका स्पाशियल पैटर्न देखना होगा। इन सब चीज़ों को हम इसकी प्रथम परंपरा के अंतर्गत यानी इन चीज़ों का अध्ययन हम सम्मिलित करते हैं। द्वितीय जो परंपरा थी वह थी एरिया स्टडीज, जिसे हम क्षेत्र अध्ययन कहते हैं। एरिया स्टडीज की जो परंपरा है इसे रीजनल ट्रेडिशन यानी प्रादेशिक परंपरा भी कहते हैं। और इसके अंदर हम किन किन बिंदुओं पे मुख्य जो हम प्रकाश डालेंगे उन बिंदुओं को आपको विस्तृत रूप से देखना होगा। इसमें पहला है कि क्षेत्रों या प्रदेशों का विवरण, हम किन क्षेत्रों या एरियाज या रीजन्स का स्टडी कर रहे हैं उनका पूरा डिस्क्रिप्शन इसके अंदर आएगा। दूसरा वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी यानी विश्व का जो प्रादेशिक भूगोल है वह इसमें हम इंक्लूड करेंगे। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ, इंटरनेशनल ट्रेंड्स और रिलेशन, ये हमें देखना होगा कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को समझें। और इसमें जो मेन जो ध्यान दिया गया वह है हाउ द रीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर या ईच अनदर, एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं। तो इसे द ये जो कोरोग्राफिक ट्रेडिशन है यानी इसे हम क्षेत्र विवरणी परंपरा भी कह सकते हैं। इसके अनेक नाम इसीलिए दिए गए हैं। अब आती है तीसरी जो परंपरा या जो तीसरी जो थीम थी वह थी मैन लैंड ट्रेडिशन, मानव भूमि परंपरा। इसे हम मानव पर्यावरण परंपरा भी कहते हैं, क्योंकि एक शब्द ही समझना होगा, भूमि, क्षेत्र, स्थान, इसे आप हमेशा इसके साथ ही पर्यावरण को जोड़ के देखें। कोई भी क्षेत्र यानी मेरे क्षेत्र का सराउंडिंग्स कैसा है, कोई भी एरिया यानी उस क्षेत्र का सराउंडिंग्स कैसा है, कोई केंद्र या प्रदेश उसका सराउंडिंग्स कैसा है, उसके एनवायरनमेंट के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वहाँ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कैसा है, हमारा जो मस्तिष्क है वो उसे किस रूप में देखता है, वो हमारे वो पर्यावरण हमारे किस रूप में काम आ सकता है। जैसे मेरे पास में एक फॉरेस्ट है और हम 5 आदमी एक बड़ी उस पे भवन पे खड़े होकर उस फॉरेस्ट को देखेंगे तो हमारे सेंस अलग अलग उस पर्यावरण के प्रति काम करेंगे। मैं कहूँगा बहुत अच्छा इकोसिस्टम है, इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी होगी। दूसरा कहेगा इसमें लकड़ी बहुत अच्छी है, ये इमारती लकड़ी बन सकती है। तीसरा कहेगा जलाऊ लकड़ी अच्छी है। चौथा कहेगा इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स आएंगे फल वगैरह उनसे उत्पादन होगा तो हम आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। अर्थात हम हमारे जो सेंस हैं, हमारी जो ज्योग्राफिक सेंस है, भौगोलिक सूझ है, वो किसी भी क्षेत्र के सराउंडिंग्स को किस रूप में देखती है वही बाहर आकर के आउटपुट के रूप में निकलता है। उसे हम पर्यावरण कहते हैं। हमारा उसके प्रति दृष्टिकोण बने, हमारा एथिक्स क्या होगा, हमारा सेंस क्या होगा, तभी हम उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो यही चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। इसीलिए हमने जो मैन लैंड ट्रेडिशन है उसको मैन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन भी कहा है। इसके अंदर इसे और भी कई नाम दिए गए हैं, इसे जैसे कल्चर एनवायरनमेंट परंपरा भी कहा गया है, क्योंकि मनुष्य आ गया तो इसमें दोनों पार्ट हो गए, सांस्कृतिक और भौतिक परिवेश का दोनों का पार्ट आ गया। तो इसमें हम किन किन चीज़ों का अध्ययन सम्मिलित करते हैं वो बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन नेचर, प्रकृति के ऊपर मानव का प्रभाव, और दूसरा प्रकृति का मानव पे प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ नेचर ऑन मैन, ये भी एक इसका जो बिंदु है। तीसरा नेचुरल हैजार्ड्स, नेचुरल हैजार्ड्स किस रूप में हमें प्रभावित करते हैं, हम और हमारे साथ जो रह रहे बायोडाइवर्सिटी है उसको किस रूप में प्रभावित करते हैं। तीसरा जो मैंने अभी अभी बताया कि परसेप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, कि 4 आदमी एक एनवायरनमेंट को देख रहे हैं तो उनका बोध क्या होगा, उनका परसेप्शन क्या होगा, उनकी राय क्या होगी, वो किस रूप में उस पर्यावरण को देख रहे हैं। तो परसेप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है भूगोल को समझने का, कि हम हमारे सराउंडिंग्स के प्रति परसेप्शन क्या रखते हैं, कि वो हम किस रूप में लेते हैं। ये भी 2 चीज़ों पे काम करता है, आपका पूर्व ज्ञान या आपके मस्तिष्क की सोचने की क्षमता। एग्जाम्पल के लिए कि बड़े बुजुर्गों से सुना है कि कोयला जिस चट्टान में कार्बन पाया जाता है वो काली होती है। कोई पत्थर है, मैं जा रहा हूँ मेरे पैर से टकराया तो मैंने देखा घर जा करके कि एक पत्थर था उससे टकराया, तो उस समय मेरे सेंस नहीं आया, मेरे पैर में दर्द हुआ, मैंने देखा काली हो सकता है उस चट्टान में काला रंग है तो कोयला हो। क्यों? मेरे अंदर पूर्व ज्ञान था, मैंने सुना है। या आपके पढ़ाई की हुई है, आपका जो ब्रेन लेवल इतना है कि आप उसमें समझ पाए
कि अगर किसी रॉक के अंदर कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसका कलर ब्लैक होगा। आप परसेप्शन में भी ये दो चीज़ें काम करती हैं कि आपका पूर्व ज्ञान कैसा है और आप उस एनवायरनमेंट को किस रूप में लेते हैं। तो किसी ने बताया है या आपके मस्तिष्क की क्षमता है। ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है भूगोल को समझने के लिए कि हम हमारा सांस्कृतिक और भौतिक पर्यावरण के प्रति अवबोध या परसेप्शन किस रूप में लेते हैं। इसके बाद एनवायरमेंटलिज्म, पर्यावरणवाद, कि हम पर्यावरण को कितना प्रभावी मानते हैं हमारे ऊपर, मानव के ऊपर। तो पर्यावरणवाद को इस बिंदु में लिया गया है। उसके बाद आया है कि कल्चर, पॉलिटिकल और पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इन तीन चीज़ों को मैन लैंड ट्रेडिशन के अंदर हमने लिया है। तो ये तीनों ट्रेडिशन भी इसके अंदर आती हैं। लास्ट में जो ट्रेडिशन पेटिशन मोदी ने दी थी वह थी अर्थ साइंस ट्रेडिशन, नहीं पृथ्वी विज्ञान परंपरा। इसे इसके अंदर हम कुछ जो सब डिवीजन है, बिंदु है, उनको सम्मिलित करते हैं। उन बिंदुओं में हमने लिया है सबसे पहला फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर चारों स्पेयर लिए हैं हमें, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और इनका कंबाइन जो एरिया वेयर द लिविंग वर्ल्ड लीव्स, तो वो है बायोस्फेयर। चारों जो स्पेयर हैं उन चारों स्पेयर को हम भौतिक भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद इसमें इनको अलग अलग चारों मंडल को इसमें अलग अलग से लिया। उसके बाद चारों स्वतंत्र नहीं है, वो भी इंट्रैक्शन है। जैसे गृहीय प्लानिटरी इंट्रैक्शन है तो प्लानिटरी इंट्रैक्शन को लिया है। अर्थ सन इंट्रैक्शन, पृथ्वी और सूर्य के बीच में अंतः क्रिया है, उसका अध्ययन भी इसके अंदर लिया है। क्योंकि पृथ्वी का अध्ययन मानव निवास के रूप में पहले से किया जा रहा है, इसलिए पृथ्वी का अध्ययन हमने मानव निवास के रूप में भी इस ट्रेडिशन के अंदर किया है। अगर हम इसको मानव निवास के रूप में लेंगे तो इसमें जो सांस्कृतिक जो एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है वह भी इसके अंदर लिया जाएगा। ये चारों परंपराएं अभी हाल ही में जो हमारा जो पाठ्यक्रम बदला है उसके अंदर भी इनको जगह दी गई है, जो नेट का जो सिलेबस है उसमें भी जगह दी गई है। और इसके अलावा यदि हम कोई भी किसी भी स्तर पर बीए पार्ट फर्स्ट में ऑनर्स से लेते हैं या एमए प्रीवियस में लेते हैं, या उसके बाद भी हम भूगोल को समझना चाहते हैं, भूगोल का अध्ययन प्रारंभ करना चाहते हैं, तो ये चारों परंपराएं आपको जरूर पढ़नी होंगी। इन चारों को जरूर समझना होगा, इसके बिना आप भूगोल की को परिभाषित नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।